एक बार की बात है, गौतम बुद्ध श्रावस्ती में थे। उनके पास एक साधक आया और उसने पूछा कि हे गौतम बुद्ध, क्या मैं भी आपकी स्थिति को प्राप्त कर सकता हूँ? क्या मैं भी तथागत और संबोधि को जान सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल। अगर मैं पहुंच पाया हूं तो तुम भी उस स्थिति तक पहुंच सकते हो। साधक ने पूछा कि मुझे करना क्या होगा? तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें मार्ग चुनना होगा। जैसे यदि तुमको वैशाली जाना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रास्ते में कौन कौन से नगर पड़ते हैं। अब यदि तुम उस यात्रा पे चलो और तुमको उल्टे नगर पता लगने लगे जो उस रास्ते पे पड़ते ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तो उस साधक ने कहा कि मैं वहां रुक जाऊंगा और मुझे लगेगा कि मैं रास्ता भटक गया हूं। ठीक जो स्थिति उस यात्री की थी, जिसको लगा कि मैं रास्ता भटक गया हूं, वही स्थिति अगर हम आज अपने आसपास देखते हैं तो हमको भी महसूस होती है। एक सवाल हमारे मन में खड़ा होता है कि कहीं हम भी रास्ता तो नहीं भटक गए हैं। आजादी के बाद जो हमने ये 70-72 वर्षों की यात्रा की, हमारे क्या स्वप्न थे, हमने क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे, क्या हम उनको पा पाए या हम ठीक उल्टी दिशा में ही चल रहे हैं? हमने अपनी आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं जो हैं वो सारी इस संविधान और इस स्टेट पर लगा दी हैं और उसी पे हम 70 सालों से चल रहे हैं और चलने के बाद हम आज इस स्थिति पर पहुंच पाए हैं। हम जब अपना संविधान देखते हैं तो हम सबने लगभग वो प्रियम्बल तो देखा ही होगा जिसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा होता है। तो हमको लगता है कि जो वो वी है वो हम हैं। हमारे मन में एक बात घर कर गई है कि ये जो संविधान है वो हमने बनाया है। जो स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो सब लोग थे इस संविधान सभा में। उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन मतलब कड़ी मेहनत की, दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा और उसके बाद ये जो संविधान है वो हमने खुद को दे दिया, ऐसा हमको लगता है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये संविधान हमने बनाया है। आज स्थिति तो ये हो चुकी है कि हमने इस संविधान को कोई होली बुक टाइप मान लिया है और उस पर हम इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, मतलब इसको हम क्रिटिकली एग्जामिन भी नहीं कर सकते, वरना ऐसा लगता है वो ब्लास्फेमी हो जाएगी। हमसे कहा जाता है कि आप कुछ भी करो पर संविधान पे मत बोलो, है ना, वो गलत हो जाएगा। मतलब वो लेफ्ट हो या राइट हो, कोई भी उसको एड्रेस नहीं करना चाहता। और 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन और जोड़ दिया। अब ये बेसिक डॉक्ट्रिन का स्ट्रक्चर क्या है ये तो सुभाष कश्यप जैसे संविधान विशेषज्ञ बता पाएंगे। पर जब हमने उनसे पूछा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला से है ये क्या है, तो सुभाष कश्यप ऐसा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उसको डिफाइन नहीं किया, पर हम उसको भी एक मान के चल रहे हैं। 22 फरवरी सन 2000 में जब अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमीशन का काम यह था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को जरा एक बार रिव्यू किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए। 2002 में जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें भी इन्होंने रिपोर्ट में यही लिखा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। एक ये भी उसमें सजेशन था ही जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब इसी समिति में जो डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं, जो संविधान विशेषज्ञ हैं, जिनकी पॉलिटी की किताबें या आईएएस वाले पॉलिटिकल साइंस वाले भी पढ़ते हैं, वो भी थे। उन्होंने उस कमीशन में कहा कि भाई हमको गांधीवादी संविधान की तरफ भी देखना चाहिए। उन्होंने गांधीवादी संविधान की बात की और उनकी आलोचना की गई। इस कारण से सुभाष कश्यप ने उस समिति से इस्तीफा दे दिया। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमारे मन में वहाबिज्म है या सुपरस्टिशन है, उसका एक अजम्पशन है, उसका रीजन एक अजम्पशन है कि ये संविधान सभा जो है वो हम लोगों ने बनाई थी, हमने उसको चुना था। और ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है वो हम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम बात करेंगे वो जो संविधान सभा थी उसका कैरेक्टर क्या था, उसकी वर्किंग क्या थी, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, उसमें कौन मुट्ठी भर लोग थे जो संविधान की रचना कर रहे थे। इसके बारे में जानकारी लोगों में थोड़ी सी कम है। अब जब मैं लोगों में थोड़ी सी जानकारी कम कहता हूं तो मैं सुभाष कश्यप और एम लक्ष्मीकांत जैसे विद्वानों की बात नहीं करता, मैं आर के लक्ष्मण का जो कॉमन मैन है, जो हम जैसा है, उसके अंदर भी इसके बारे में जानकारी कम है। पहला प्रश्न तो हमारे मन में यह उठता है कि हमारे यहाँ संविधान सभा की रचना का जो ख्याल कब आया, संविधान सभा बनानी है, इसका प्रश्न कब और कैसे उठा। तो जब हम देखते हैं तो ऑफिशियली 1934 मई में कांग्रेस ने डिमांड रेस की कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए और इसमें जो लोग चुन के आएंगे उनका इलेक्शन जो होगा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा होगा। अब कांग्रेस की इसकी डिमांड का 3 तरफ से विरोध हो रहा था। जो पहला विरोध आया वो आया यूजुअल सस्पेक्ट मुस्लिम लीग की तरफ से, जिसके जो लीडर थे वो जिन्ना थे। इनकी जितनी भी मतलब ये जो फसाद या जो भसड़ हुई है अब तक और आगे भी होने के चांसेस हैं, उसकी जड़ में अगर हम देखें तो ये रीजन कुछ भी दें, मैं आपको एक बिल्कुल रामबाण देता हूं गांधी जी का जंतर, कि जो इनकी एंटी ह्यूमैनिटेरियन इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी है वही इनकी जड़ों में होती है।
दूसरा जो विरोध आया वो आया डॉक्टर अंबेडकर की तरफ से। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो अधिवेशन में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमको कोई संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अंग्रेजों का बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो बहुत सही है, उसमें कोई अमेंडमेंट्स की भी जरूरत नहीं है, इसलिए हमें कोई संविधान सभा की भी जरूरत नहीं है। इस कांग्रेस की डिमांड का जो तीसरा विरोध था वो ब्रिटिशर्स की तरफ से आया। सबसे पहले एक मॉरिस ग्वायर नाम का अंग्रेज था, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कोई नाता रहा है। तो वो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके पक्ष में अंग्रेज नहीं थे, और इसका सबसे पहला विरोध इसी ग्वायर ने बीएचयू के दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए किया। और उसी ग्वायर के नाम पे हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल भी है। तो गुलामी के प्रतीकों को और अपने अपमान को सहेज के रखने की कला कोई हमसे सीखे। पर कांग्रेस ने 1934 में अपनी ये डिमांड रेज करने के बाद इसे अपने मूवमेंट का हिस्सा ही बना लिया था। हर मंच पे, हर आंदोलन में, हर सभा में ये डिमांड रेज की जाने लगी थी कि भैया हमको हमारी संविधान सभा चाहिए जिसका चुनाव जो है ये एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे होगा। और जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे थे कि ये परफेक्ट है, इसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं और हमें संविधान सभा नहीं चाहिए, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कांग्रेस शुरू में अस्वीकार कर चुकी थी। कांग्रेस ये मानती थी कि जो भारत का मतलब मेजोरिटी जो मतलब जनमानस है वो नेशनलिस्टिक है, मतलब नेशनलिटी की फीलिंग उसके अंदर है, पर उसके जो नेता हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। तो अगर हम एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वोटिंग करवाएंगे तो जो ये वेस्टेड इंटरेस्ट वाले स्वार्थी नेता हैं वो साइडलाइन हो जाएंगे और जो कॉमन मैन है वो नेशन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस का एक हिस्सा हो जाएगा। कांग्रेस की इस डिमांड का विरोध एक और अंग्रेज ने किया, उसका नाम था कुपलैंड। अब जो कुपलैंड था वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट था ऐसा बताया जाता है, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए उसमें उसका बहुत बड़ा रोल था। जब भारत में क्रिप्स मिशन आया 1942 में तो कुपलैंड उसका हिस्सा था। जब भारत में कैबिनेट मिशन आया तो कुपलैंड उसका भी हिस्सा था। और जो ये कुपलैंड है ये ऐसा लगता है कि बड़ा प्रैक्टिकल आदमी था, बड़ा रियलिस्टिक टाइप आदमी था, क्योंकि इसने ये कहा कि जो भारत की मेन समस्या है वो मुस्लिम सेपरेटिज्म है, और मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम सोसाइटी जो है वो किसी भी मतलब नॉन मुस्लिम मेजोरिटी के चुने हुए संविधान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। माफ कीजिएगा मुझे बार बार जो ये मुस्लिम सेपरेटिज्म की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि आज के इस मतलब वातावरण में तो ये कुफ्र है, इस्लामोफोबिया है, हेट मॉन्गरिंग है, क्योंकि हम तो हिंदू मुस्लिम एकता को स्वीकार कर चुके हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम एकता को साथ लेके चल रहे हैं, हमने हिंदुओं को अपराधी भी मान लिया है यदि हमें उसके लिए मानना पड़े। पर क्या करूं, मैं आदत से लाचार हूं कि सच हमें आज नहीं तो कल तो देखना ही पड़ेगा। हम सच से अपनी आंखें कब तक फेर सकते हैं। उस कबूतर ने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर दी थी तो बिल्ली चली तो नहीं गई थी ना। सर सैयद अहमद खान का नाम आप सबने सुना होगा, पर उनका सच बहुत कमों ने सुना होगा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद इन्हीं अहमद खान के लखनऊ और मेरठ में भाषण हुए। उन भाषणों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें एक चीज दिखाई देती है कि सैयद अहमद खान अपनी तकरीरों में कहा करते थे कि कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र चाहती है, और लोकतंत्र में जो होता है वो मेजोरिटी का रूल होता है। अब इंडिया में जो मेजोरिटी है वो हिंदू है, यानी कांग्रेस ये चाहती है कि जो मुस्लिम है वो हिंदू मेजोरिटी के शासन को सिरोधार्य करें, जबकि हमने तो यहां शासन किया है। तो आप हमें संख्या बल की बात मत बतलाइए, आप तो हमें तलवार दे दीजिए, हम अपने आप सब कर लेंगे। अब देखें तो जो सैयद अहमद खान उस समय कहा करते थे वही चीजें हमें आज भी सुनने को मिल ही जाती हैं। इस प्रकार कांग्रेस की इस डिमांड को तीन तरफ से विरोधों का सामना करना पड़ा, और अंग्रेज जो थे इन तीनों विरोधों को और सपोर्ट देते गए, कॉम्प्लेन पिलाते गए कि और बड़े हो जाएं। पर अचानक से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और अंग्रेजों ने कांग्रेस का जो ये मुद्दा था संविधान सभा का वो कांग्रेस से ही छीन लिया। 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दी कि युद्ध के समाप्ति के पश्चात भारतीयों को संविधान सभा बनाने का पूरा मौका दिया जाएगा। इसी बीच मार्च 1942 को क्रिप्स भारत आया और उसने जो ड्राफ्ट पेश कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि कैसा होगा। उसने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके बेसिस पे हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन कराएंगे, जो लोग चुन के आएंगे उन लोगों के द्वारा हम संविधान सभा का निर्माण शुरू कर देंगे। अब जो कांग्रेस थी उसने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अस्वीकार कर दिया था शुरू में, और कांग्रेस कहने लगी थी कि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं चाहिए, हमको बस हमारी संविधान सभा चाहिए जो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट हुई होनी चाहिए। 1937 के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में कांग्रेस के दो मुद्दे थे। पहला, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं चाहिए,
और हमको संविधान सभा चाहिए जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्ट हुई हो। जब इस चुनाव के बाद 7 प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो हर प्रांत की विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं चाहिए, हमको संविधान सभा चाहिए। वही रिपीट किया गया कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्टेड चाहिए। जब पहली बार कांग्रेस के चुने हुए विधायकों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ तो वहां पे भी यही कहा गया कि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहिष्कार करना है और संविधान सभा अपनी बनानी है। उसके बाद 19 दिसंबर 1945 को वेवेल भारत आया और उसने घोषणा कर दी कि भाई भारत के संविधान सभा की रचना होने जा रही है, इलेक्शन होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे होगा। कांग्रेस इसको अस्वीकार पहले ही कर चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, आपको बता दूं, उसमें यह था कि सिर्फ 15% लोगों को ही वोटिंग का अधिकार था उस एक्ट के हिसाब से। पर जो ब्रिटिशर्स थे वो ये मान चुके थे कि भारत की संविधान सभा का जो निर्माण होगा उसके लिए वोट केवल 15% भारतीय लोग ही करेंगे। 23 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वेवेल के इस प्लान का रिप्लाई दिया और कहा कि आप जो वोटर्स की लिस्ट बना लीजिए और यदि इसको बनाने में समय भी लगता है तो हमको कोई जल्दी नहीं है। उस टाइम के हम जितने भी अंग्रेजों के जवाब देखें तो वो यही कहते हैं कि आइडियल सिचुएशन तो यही होती कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे ही इलेक्शन होता, पर यदि हम ऐसा करेंगे तो 2 साल लग जाएंगे और हमारे पास 2 साल तक वेट करने का समय नहीं है क्योंकि हमें जल्दी जाना है। अब अंग्रेजों की इस जल्दी और हड़बड़ी का जो कारण है वो तो रिसर्चर्स और इंटेलेक्चुअल लोगों को रिसर्च करनी चाहिए कि क्या कारण था कि कुछ दिनों पहले तक जो अंग्रेज भारत को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे अब यहां 2 साल रुकने को तैयार नहीं हो रहे थे। कांग्रेस तो उस स्थिति में थी ही नहीं कि अंग्रेजों पर दबाव बना सके कि वो भारत छोड़ के जाएं, क्योंकि 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था। तो अंग्रेजों की इस तेजी के पीछे कारण क्या था? एक कारण जो मुझे ध्यान आता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना है, क्योंकि जो उस टाइम भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में थे उनकी निष्ठा आजाद हिंद फौज के गठन के बाद संदेह में आ गई थी और जो अंग्रेज अफसर लोग थे वो 1857 वाली गलती को दोहराने के मूड में थे नहीं, क्योंकि वो झेल नहीं पाते। उसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने जो उस समय के नेता लोग थे इन सबको शिमला बुलाया और सोचा कि किसी समझौते पे पहुंचा जाए, पर वो जो समझौता कराने का इसका प्रयास था वो विफल हो गया। फिर 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने फेमस कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जो जाना जाता है अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग की प्रोसेस का अनाउंसमेंट कर दिया। वास्तव में जो ये संविधान है ये भारत के लोगों ने नहीं बनाया था, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जिसकी घोषणा कैबिनेट मिशन ने की थी। इस प्लान के बारे में कहा जाता है कि ये सजेशन नहीं था, ये डिसीजन था। इसमें ये नहीं बताया जा रहा था कि संविधान सभा ऐसे बना सकते हैं, इसमें बताया जा रहा था कि संविधान सभा ऐसे ही बनेगी और ऐसे ही बनानी है। कैबिनेट मिशन के प्लान में बताया गया कि जब संविधान सभा की बैठक होगी तो उसमें क्या करेगी, उसमें अध्यक्ष का चुनाव होगा, ऑफिस बियरर्स का चुनाव होगा, उसमें एक एडवाइजरी काउंसिल चुनी जाएगी और जो ये प्लान था इसका सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस था, जो फोकस था वो एडवाइजरी काउंसिल के चुने जाने पे था और ऐसे हमारी भारत के संविधान बनाने की संविधान सभा का चुनाव हो रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ ये हम बताएंगे आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। जय श्री राम।